व्हाट्स अप, कैसे हो सभी के सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारी एसएसटी की सिविक की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से चल रही होगी। एंड उसी में चाँद-चाँद लगाने के लिए हम आ चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए सिविक्स को। हमने इकोनॉमिक्स की मैराथन कंडक्ट करी जिसके अंदर हमने सारे के सारे कांसेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फिर हमने इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे, उसकी लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद हम आए हैं अब सिविक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए। सुबह ही हमने सिविक्स के इम्पोर्टेंट जितने भी कंसेप्ट्स हैं, डिटेल में हमने उसकी रिवीजन करी थी सुबह वाले मैराथन के अंदर। तो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाकर के देख लेना। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मैं प्लान बता देता हूँ तुम लोगों को कि पूरे सेशन में क्या होने वाला है। 1 घंटे का सेशन होगा। जितने चैप्टर्स हैं, उन सभी के मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब वो कैसे लेके आया हूँ? ये वो क्वेश्चंस होंगे जो ऐसे टॉपिक से हैं, जो टॉपिक्स काफ़ी बार सीबीएसई रिपीट करता है ना? काफ़ी बार सीबीएसई पूछता है। तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं। तो मैं वो टॉपिक्स के क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अब ये क्वेश्चंस अगर आप करोगे ना, तो अगर आप इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखोगे, तो इन्हीं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कवर हो जाएँगे। कि अगर आपको इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का एक अंदाजा मिल गया, मतलब आपको पूरा टॉपिक का अंदाजा मिल गया और अगर आप टॉपिक समझ गए तो उसमें से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएंगे। समझा गया? समझा कि नहीं? चलो, तो अभी हम करने का वाले एक एक चैप्टर उठाएंगे। जितने क्वेश्चंस लाए हो मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, उनको समझाऊंगा, देन उसमें आंसर कैसे लिखना है वो बताऊंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको 1 घंटे के अंदर 5 चैप्टर्स कवर करने हैं। स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर का। पावर शेयरिंग इसका नाम है। आइए, कहाँ गया मेरे क्वेश्चन? ये रहे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्या है जी, क्या है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पहले शुरुआत करेंगे, जो कि 2 से 3 मार्क के तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये देखो, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अच्छे से इसको रीड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये बोलता है कि श्रीलंका के अंदर ना सिविल वॉर हुई थी। श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुई थी। अब इसके पीछे का रीजन क्या था? क्यों सिविल वॉर हुई थी श्रीलंका के अंदर? उसके पीछे का रीजन ये था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, श्रीलंकन तमिल्स ने, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने कुछ मांग रखी थी सिन्हाला गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उनके सामने कुछ डिमांड्स रखी थी। उन डिमांड्स को डिनाई करने की वजह से तमिल्स ने धावा बोल दिया था, लड़ाई करने मैदान में पहुंच चुके थे और वॉर छिड़ चुकी थी। तो हमें बेसिकली वही बताना है कि कौन से वो डिमांड्स थे। ठीक है, पेन डाउन दोस डिमांड्स इन योर ओन वर्ड्स। तो कौन से डिमांड्स थी, वो डिमांड्स के बारे में हमको बता रहे हैं। तो ये 3 डिमांड्स थे, हम सब जानते हैं कौन से। एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, हमको रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दो, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट तमिल इलम बना दो। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई इज पावर शेयरिंग नेसेसिटी? क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि पावर शेयरिंग होने की वजह से ना कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लड़ाई झगड़े नहीं होते, सब मिल बांट के रहते हैं, आपस में यूनिटी के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है कंट्री के अंदर। किसी एक कम्युनिटी या किसी एक ग्रुप का दबदबा या डोमिनेशन नहीं होती कंट्री के अंदर। और साथ ही साथ इट प्रमोट्स अ स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन एंड ट्रस्ट। दोनों कम्युनिटी या दोनों ग्रुप्स के बीच में ट्रस्ट बनता है, यूनिटी बनती है, भाईचारा बनता है। ठीक है, यही 3 पॉइंट्स है, एक बार पढ़ लेना इसको। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्सप्लेन 3 मेजर्स। अब वो 3 मेजर्स बताओ जो श्रीलंका ने लिए थे 1956 के अंदर, जब उन्होंने एक्ट पास किया था। तो हम जानते हैं ना, जब उन्होंने एक्ट पास किया था तब उन्होंने कुछ कुल 3 बदलाव लाए थे। कौन से? एक तो सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज बना दो। दूसरा, बुद्धिज्म को उन्होंने अपने ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। तीसरा, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स थी वो सारी सारी सिन्हाला के लिए रिजर्व करके रख दी। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को लगता है ना इस बार हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में से क्वेश्चन आएगा। देखना, डिफाइन डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है इस बार, मुझे ऐसा लगता है। क्या बोलता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग? इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि पावर जो है शेयर हो रही है डिफरेंट ऑर्गन्स में। कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में। और वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था? जहां पावर शेयर हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट्स के बीच में पावर शेयर हो रही है, उसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। समझा गया? इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेम्प्ट एट फोर्स इंटीग्रेशन। ध्यान से पढ़ना। अटेम्प्ट एट फोर्स इंटीग्रेशन ऑफन सो द सीड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन।
क्या मतलब इसका? ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होता है, पढ़ना। व्हेन वन ग्रुप, इसका मतलब है कि जब एक ग्रुप या एक कल्चर को जबरदस्ती हम दूसरे ग्रुप की वैल्यूज या दूसरे ग्रुप को फॉलो करने लगाते हैं, इससे क्या होता है? रीसेंटमेंट होता है। इससे क्या होता है? रीसेंटमेंट होता है। और अगर हम लोग मेजोरिटी रूल, इम्पोजिंग मेजोरिटी रूल विदाउट रिस्पेक्टिंग माइनॉरिटीज, अगर हम लोग मेजोरिटी के हित में कोई कानून पास करें माइनॉरिटीज के राइट्स को इग्नोर करके, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और माइनॉरिटीज के साथ अन्याय हो सकता है। और इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि सिविल वॉर हो सकती है, या जो मेजोरिटी है माइनॉरिटी, इन लोगों के बीच में सेपरेशन हो सकता है, बंटवारा हो सकता है, और सिविल वॉर भी हो सकती है, जैसे कि श्रीलंका के अंदर हुई। सिंपल। आगे हम आएंगे अभी सीधा सीधा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, जो कि 5 से 6 मार्क के तुम्हारे एग्जाम में आते ही आते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि बेल्जियन मॉडल पावर शेयरिंग के लिए बेटर था, क्यों? रीजन, जो बेल्जियम ने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए थे ना, उस वजह से। 4 बार जो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए थे, 4 बार 4 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए थे, उसकी वजह से। देखना, बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग कंसिडर्ड सुपीरियर ड्यू टू इट्स इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच। क्योंकि उन्होंने क्या 4 चेंजेस लाए थे? सबसे पहले तो उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी थी सेंट्रल लेवल के ऊपर। ठीक है, सभी को, दोनों कम्युनिटीज को, डच एंड फ्रेंच, दोनों कम्युनिटीज के इक्वल मिनिस्टर्स बैठेंगे सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद उन्होंने ब्रजल्स के अंदर अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म करी, ब्रजल्स के लिए अपनी सेपरेट गवर्नमेंट होगी। उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला सिस्टम उन्होंने लेकर आए कि हर एक कम्युनिटी, डच फ्रेंच के लिए अपनी खुद की एक सरकार होगी। ठीक है, ये कुछ चेंजेस उन्होंने करे थे, एंड दिस द रीजन कि उनके अंदर बेसिकली मतलब पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग के लिए बेल्जियम मॉडल ज्यादा बेटर है। बेल्जियम पावर शेयरिंग के लिए बेटर था। तीसरा क्वेश्चन इज मेंशन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। कितने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अरे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बात कर रहे हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर जब पावर शेयर हो रही है, एक सेकंड रुकना, ठीक है। जब पावर जो शेयर हो रही है, वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में पावर शेयर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे पावर जो है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल पे शेयर हो रही है। ठीक है, हर एक लेवल की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो काम करते हैं एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, या ठीक है कि नहीं? ऑल्सो पावर जो शेयर होती है सोशल ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे कि एथनिक, लिंग्विस्टिक्स एंड रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में जब पावर शेयर होती है, इससे क्या होता है? माइनॉरिटी ग्रुप्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है और इक्वल राइट्स मिलते हैं। देन पावर जो शेयर होती है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बीच में पावर का शेयर होना। ठीक है, इससे इससे होता यह है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को डिफरेंट पावर मिलती है टू कम्पीट। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती है ताकि वो पावर में आ सके और अपनी गवर्नमेंट बना सके, और कोलिशन गवर्नमेंट भी बन सकती है। समझा गया? यही पॉइंट इसमें लिखा हुआ, एक बार पढ़ देना। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि हाउ हैज मेजोरिटेरिज्म, जो श्रीलंका में मेजोरिटिज्म होता, वो मेजोरिटिज्म कैसे इंक्रीज करता है फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स? क्या हुआ था जिससे श्रीलंकन तमिल्स को घुटन सी फील होने लगी थी कंट्री के अंदर? तो कुल 3 चेंजेस जो लाए थे ना श्रीलंका, श्रीलंकन सिंहालाज ने, सिंहाला से जो तीन तीन चेंजेस लाए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वही वाले थे जो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया सिंहाला को, है ना, बुद्धिज्म को अपना जो है ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, और फेवर करने लग गए सिंहाला को, और बाकी तमिल्स को इग्नोर करने लग गए, और उनको कोई इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। जो 3 चेंजेस लाए थे ना, उन 3 चेंजेस के बारे में बता रहे हैं। सेम क्वेश्चन हो गया, आ जाओ। नेक्स्ट इज जो बहुत रिपीट होता है, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे का? बिकॉज पावर शेयरिंग जो है ना, पावर को, एक सेकेंड, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है बिना किसी एक ग्रुप को पूरी की पूरी पावर दिए, मतलब पावर को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिना किसी एक ग्रुप को डोमिनेंस दिए हुए। दूसरी चीज, यूनिटी प्रमोट करती है, भाईचारा बन जाता है। ठीक है, ऑल्सो एनहांस पार्टिसिपेशन, मतलब हर एक इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना रोल प्ले कर सकता है। साथ ही साथ एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है? स्टेबिलिटी मतलब कि जितने कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर जाते हैं। ठीक है, और लोगों के हित में काम किया जाता है। इसलिए पावर शेयरिंग जो है ना, वो डेमोक्रेटिक आइडियाज के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्या है? पावर शेयरिंग। इसलिए बोलते हैं पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, मैं तुमको समझा नहीं रहा हूँ इतना डिटेल में, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं भगा रहा हूँ। ठीक है, मैं भगा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये
हमको 1 घंटे में सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, सभी चैप्टर्स के कवर करना है बेटा, इस वजह से हमको थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा, ठीक है? मैं अभी बहुत डिटेल में लेने बैठूँगा, तो यहाँ पे 3 घंटे चल जाएँगे। मैं वो भी कर सकता हूँ, बहुत डिटेल में भी ले सकता हूँ, लेकिन अब वो टाइम नहीं है बहुत डिटेल का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स कंट्रीज मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। पावर शेयर करने से एक कंट्री बहुत पावरफुल हो सकती है, यूनाइट हो सकती है, क्यों? पावर शेयर करने की वजह से। वही चीजें जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये वाला क्वेश्चन। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अरे वही एग्जैक्ट आंसर है, देखो इसका आंसर देखो, देखा? अब आ जाओ, अब इसका आंसर देखो, एकदम एग्जैक्टली सेम ही है, बस क्वेश्चन को इन्होंने ट्विस्ट कर दिया है और बच्चे यही फंस जाते हैं। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो जाए ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें आंसर आएगा क्या। दोनों में सेम ही आंसर आएगा। वो यही पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी के लिए क्यों पावर शेयरिंग बेटर है। ठीक है, आ जाओ। तो यही पे अपना पहला चैप्टर विच इज पावर शेयरिंग समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं, जिस फेडरलिज्म। एक सेकेंड रुकना बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आ जाओ यहाँ जाओ। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू हो रहा है अभी, जिसका नाम है फेडरलिज्म। इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पहले शुरू करने वाले हैं। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स जो मैं तुमको बताना चाहूंगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कुछ पॉइंट्स, सबसे पहले चीज तो इस चैप्टर से केस स्टडी के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई है। इस चैप्टर से केस स्टडी आएगी, ट्रस्ट में, इस चैप्टर से केस स्टडी आएगी, 100% केस स्टडी आएगी। अब वो कौन से टॉपिक से आ सकती है ना, वो मैं तुमको बताऊंगा बहुत जल्दी, यहाँ नहीं बताऊंगा लेकिन बताऊंगा बहुत जल्दी कि कौन से टॉपिक से आ सकती है। बट इस चैप्टर से केस स्टडीज आएंगी बहुत सारी। तो इस चैप्टर में कोशिश ये करना कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, फेडरलिज्म चैप्टर का नाम है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से कंसेप्ट कवर करना सारे के सारे, और एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे बस हो गया। बाकी फोकस ये करना है कि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, ताकि केस स्टडी आए ना, तुम्हारे कंसेप्ट टेस्ट होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोलते हैं कि तीन की फीचर्स बताओ फेडरलिज्म के, कौन से। अरे कौन से की फीचर्स है? दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, थ्री टायर सिस्टम चलता है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। जो जुडिक्शन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के हिसाब से बताया गया है। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर एक लेवल के ऊपर बटी हुई है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने खुद से पैसे कमा सकती है, मतलब टैक्सेस वसूल कर सकती है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे को लगता है ना कि केस स्टडी तो आएगी इस चैप्टर से, केस स्टडी से हटके एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का, यही बनाएगा वो, यही बनाएगा 3 मार्क का क्वेश्चन। देखना क्या बोलते हैं उन्होंने क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बीच का डिस्टिंक्शन मांगता है, और 3 पॉइंट्स मांगा है। अब शायद तुमको, या तो सीबीएसई क्वेश्चन ऐसा डालेगी जिसमें तुमको पूछेगी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन बताओ, और सिर्फ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बताओ, या फिर दोनों का डिफरेंस बिटवीन बताओ। तो यही तुमको बताना पड़ेगा। क्या है, सिंपल सी बात है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसको ना यहाँ से मत पढ़ना, मैंने नोट्स दिया ना तुमको, नोट्स एक बार नोट्स खोल देना और वहां से डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है वो पढ़ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि इंडिया के पास एक लार्ज कल्चरल कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, रीजनल कंट्री है, और रीजनली डाइवर्स कंट्री है, बट द यूनिटी अमंग पीपल। India has large culture, regional and religious diversities, but there is unity among people. What factors are responsible for this? क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है लोगों के बीच में यूनिटी के? क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? कुल कुल मिलाकर के आई गेस तीन, हाँ तीन फैक्टर्स हैं। कौन से? एक तो फेडरल सिस्टम, हमारे कंट्री एक फेडरल कंट्री है, हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है, यूनिटरी सिस्टम नहीं फॉलो करते हम लोग, फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं। इसलिए पावर प्रॉपरली शेयर होती है किसके बीच में? एक सेकेंड। पावर प्रॉपरली शेयर होती है बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में। ऑल्सो लिंग्विस्टिक मतलब हमारे हर एक स्टेट अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेजेस। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, याद आया? वही, विच विल हेल्प प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटीज। इससे हमने अपने कल्चर को जो है प्रिजर्व करके रखा है, और सभी के बीच में एक भाईचारा है, एक यूनिटी मेंटेन करके रखी हुई है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हमारा संविधान जो है सभी को, सभी रिलीजन्स को, सभी कल्चर्स को इक्वली रिस्पेक्ट देने की बात करता है। इक्वली रिस्पेक्ट देने की बात करता है, सभी धर्मों को, सभी कल्चर को, सभी लैंग्वेजेस को, सबकी हार्मनी, सबकी इंटीग्रेशन, सभी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सबको प्रोटेक्ट करता है। चलिए आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं शायद। अरे है ही नहीं, है ही नहीं। आ जाओ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे, आ जाओ फटाफट, मजे ही मजे, आ जाओ। 4 5 6 मार्क का।
अब मैंने तुमको ऊपर एक क्वेश्चन दिखाया ना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, वो आ सकता है। और अगर वो नहीं आया तो ये आएगा, कौन सा, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच का फर्क बताओ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बताओ इन दोनों के बीच का। नोट्स खोल लेना, उसमें जैसे मैंने तुमको डिफरेंस बिटवीन टेबल फॉर्मेट में दिया है ना इन दोनों का, एग्जैक्ट लिख के आना एग्जाम में, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ना। Federalism is an essential part of Indian administration. It guarantees that the functioning of democracy, क्या गारंटी करता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्मूथली चलेगी। हाईलाइट्स इट्स मेन फीचर यूजिंग एनी 5 पॉइंट्स। हमको बेसिकली फेडरलिज्म के 5 फीचर्स बताने हैं। बता दो, बता दो क्या, देखो कौन से 5 फीचर्स हैं। सबसे पहले तो हमारी फेडरलिज्म के अंदर दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, सिंपल। टू या दो से, अरे एक सेकंड, क्या हो गया इसको, ये दिखेगा तुमको, देखो, हाँ दिख रहा है। टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद सेम सिटीजन्स है विद सेपरेट जुरिडिक्शन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स, डिफरेंट जुरिडिक्शंस हमको गवर्न कर रही है, लेकिन सिटीजन सेम ही है, हम तो सेम ही है, गवर्नमेंट बदलती रहती है। आ जाओ, फिर जुरिडिक्शन स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जुरिडिक्शन जिसको हमारे संविधान में स्पेसिफिकली बताया रखा है वो। फिर नो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ दी गवर्नमेंट्स। ऑल्सो हमारे फेडरलिज्म के अंदर कोई भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती, स्टेट और सेंट्रल दोनों की परमिशन की जरूरत होती है। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट इज सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, ऑफ कोर्स ये तो पॉइंट आना ही था। हर एक गवर्नमेंट के पास अपना हक है कि वो टैक्सेस अपने हिसाब से कलेक्ट करे और अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू को बढ़ाए और लोगों के ऊपर वही पैसे को खर्चा करे, सिंपल। आ जाओ, 5 पॉइंट्स हो गए, आ जाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं देखना। क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं कि व्हाट इज अ रैशनल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जहां से क्वेश्चन आएगा। डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा क्वेश्चन आएगा। यहाँ से कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा। डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक और लोकल गवर्नमेंट वाला टॉपिक, इसको अच्छे से करके जाना। यहाँ से तुमको तो केस स्टडी देखने मिलेगी, या तो तुम्हें एमसीक्यू में, मैच द फॉलोइंग में, फिल द ब्लैंक्स में, कहीं ना कहीं तुमको ये वाला क्वेश्चन देखने मिलेगा, इस टॉपिक से मिलेगा कहीं ना कोई क्वेश्चन देखने, एटलीस्ट 1 मार्क का तो भी देखने में मिलेगा ही, ठीक है। याद रखना यार। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये पूरा क्वेश्चन ना वही बताता है जो हमने लास्ट में कंसेप्ट में रिवाइज किया था, कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास से पावर लेकर के हम लोकल गवर्नमेंट को दे दें, हम उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, फिर डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद हमारी रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। हमारी पंचायत होती है, पंचायत के कौन से तीन, 3 टायर सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे ग्राम पंचायत है जो विलेज लेवल पे होती है, पंचायत समिति होती है ब्लॉक्स लेवल, जिला परिषद जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है, उनके हेड कौन होते हैं, वो सारी चीजें जो हमारे नोट्स में लिखी हुई है ना, एग्जैक्टली लिख के आओगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेस, एसेस द नीड फॉर लोकल गवर्नमेंट। क्या जरूरत है हमको लोकल गवर्नमेंट की। अब मैंने लोकल गवर्नमेंट के ऊपर ना 2 क्वेश्चंस दिए हैं तुमको मार्क करके। रीजन बीइंग, अगर ये तुम 2 क्वेश्चन भी पढ़ लोगे ना अच्छे से और आंसर्स पढ़ लोगे, तो तुम्हारा पूरा डिसेंट्रलाइजेशन लोकल गवर्नमेंट वाला टॉपिक जो है पूरा कवर हो जाएगा। अब ये दोनों आंसर पढ़ने के बाद अगर तुम्हें लोकल गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, या तो एमसीक्यू में आ जाए, या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, या तो केस स्टडी में आ जाए, या तो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, तुम आराम से उसका आंसर कर पाओगे। बस इन 2 क्वेश्चंस के अंदर पूरा कंसेप्ट कवर हो जाता है। हालांकि तुमको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, बट जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो। लोकल गवर्नमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है, ये कुछ उसके रीजंस हैं और लास्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, चलो। अब बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ, विच इज आ गया, या जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आ जाओ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये चैप्टर अच्छा है, अच्छा चैप्टर है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ना। वुमेन स्टिल लैग बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। क्यों है ऐसा, अभी भी वुमेन्स मर्दों के पीछे क्यों है, व्हाई इट इज स्टिल, बिकॉज वुमेन्स जो है ना अभी भी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अब भी उतना नहीं है।
ठीक है? थ्रू लिटरेसी एंड वर्कफोर्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? अभी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। स्टिल अभी भी इक्वालिटी जो मिल रही है, मतलब जो सम्मान मिल रहा है लड़कियों को लड़कों को, वो अभी भी थोड़ा कम है। ठीक है? हालाँकि पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म पोजेस अ ग्रेट थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। क्यों? कैसे? कैसे कम्युनलिज्म हमारे इंडियन हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे खराब है? क्यों कम्युनलिज्म डेमोक्रेसी के लिए खराब है? ऑफ कोर्स क्योंकि डेमो कम्युनलिज्म जो है ना, एक रिलीजियस दीवार बना के खड़ी कर देता है कि ये धर्म अलग, वो धर्म अलग, ये धर्म सुपीरियर है, यही पूरे कंट्री पे राज करेगा, जो कि हमारे इंडिया के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है? लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट, इससे हो क्या सकता है, 2 धर्म आपस में लड़ेंगे, ठीक है? उनके बीच में झगड़े होंगे, यूनिटी कमज़ोर होगी और भाईचारा कमज़ोर होगा बेसिकली, और वायलेंस हो सकता है, दंगे-फ़साद, और हमारी नेशनल यूनिटी को ही कमज़ोर करेगा। तो बेसिकली भाईचारा हमारा कम होगा और कुछ नहीं। आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ कैन कास्ट टेक सेवरल फॉर्म इन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। कास्ट कैसे अलग-अलग यहाँ पे जो है फॉर्म्स ले सकता है पॉलिटिक्स के अंदर में, क्या बोलते हैं उसको, वही। जब गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड पोस्ट इलेक्शंस, political parties take care that different castes are represented in the government, और political parties appeal to caste sentiments during elections to gain votes। ठीक है, वो कास्ट का यूज करते हैं कौन, पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि वो इलेक्शंस में वोट गेन कर सके। और वोटर्स जो वोट करते हैं कास्ट के बेसिस पे, कास्ट हेविली अफेक्ट देयर चॉइसेस, बिकॉज जो इंसान कास्ट के बेसिस पे वोट करता है उसको वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कास्ट का दबाव होता है। अच्छा, अगला अगला हम पढ़ रहे हैं अभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ध्यान से 5 से 6 के, चलिए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? डिग्निटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हमें बेसिक यहाँ पे वही बताना है कि वुमेन्स को क्या क्या मिलना चाहिए। वुमेन्स को हम इक्वल राइट देने चाहिए, वुमेन्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ उनको रिप्रेजेंटेशन मिली थी, है ना? हमने पढ़ा था कि उनको 33% सीट्स उनको रिजर्व करके दी गई थी। ठीक है? देन उनके अंदर सोशल अवेयरनेस और लीगल प्रोटेक्शन उनको देनी पड़ेगी। ठीक है? सोशली लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई वुमेन्स भी हमारे ही सोसाइटी का हिस्सा है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, देन चेंजिंग माइंडसेट, लोगों के माइंडसेट को चेंज करना, जो हमारा स्टीरियोटाइप बन रखा है ना? वुमेन्स तो सिर्फ और सिर्फ घर में काम करेगी, उसको चेंज करना। ठीक है? आ जाओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि हाउ इज जेंडर डिवीजन अंडरस्टूड इन सोसाइटी। Gender division is understood in society. To what extent does political mobilization on gender helps to improve women's role in public life? पॉलिटिक्स कैसे वुमेन्स को हेल्प करता है ताकि जो है उनको इक्वालिटी मिल सके, उनको सम्मान, उनको रिस्पेक्ट मिल सके। ठीक है? देखो, कैसे पॉलिटिक्स हेल्प करता है वुमेन्स की, तो पहले तो वुमेन्स के लिए वो अवेयरनेस कराता है। ठीक है? लोगों के बीच में अवेयरनेस करती है, कुछ जो पॉलिसीज जो वुमेन्स के अगेंस्ट थी, वुमेन्स को सप्रेस करेगी, तो उन पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, जिससे वुमेन्स को ज्यादा आजादी मिले, इक्वालिटी मिले। वुमेन्स का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, जिससे वो पॉलिटिक्स में आए, और जो है अ, हमने पढ़ा था ये सारी चीजें कि पॉलिटिक्स में आने से उनको वो रिप्रेजेंटेशन, वो सम्मान मिल सकता है। ठीक है? और वो अपने बाकी पूरी की पूरी वुमेन जनता के लिए आवाज, उनकी एक आवाज बन के बाहर निकल सकती है, और लोगों के माइंडसेट चेंज करना, ये हमने ऊपर ही पढ़ा। आ जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या? हो गया क्या? नहीं नहीं, एक और क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बताओ कास्ट के और पॉलिटिक्स के बीच के रिश्ते के। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? पहली चीज तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है? कास्ट और पॉलिटिक्स को अगर जोड़ोगे, तो पॉलिटिक्स में काफी पॉलिटिकल पार्टीज को काफी जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलता है इस चीज से। अवेयरनेस, यहाँ से लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट होती है कि अबाउट इनइक्वालिटी और इनजस्टिस के बारे में। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, अब इससे पॉलिटिशियन जो है ना कास्ट को यूज करते हैं अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। किसी एक कास्ट को फेवर करेंगे और वहां से वोट सारे इकट्ठा करके अपने गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे वो। सोशल डिवीजन, इससे होता ये है कि भाई कास्ट लाइन बन जाती है, एक कास्ट दूसरे कास्ट के बीच में लड़ने लग जाते हैं, और वायलेंस होता है, यूनिटी खराब होती है। सिंपल। आगे बढ़ा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, बोलता है कि इंडिया के अंदर वुमेन्स स्टिल लैक डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट स्टिल इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अरे ये क्वेश्चन अभी देखा यार तुमने। क्या तुम मेरे को भी देख रहे हो यार? ये रहा, जेंडर डिवीजन अंडरस्टूड इन सोसाइटी। नहीं, ये वाला नहीं, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, ये रहा।
ये था ना? कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला। डिग्निटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यही वाला था शायद। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है ये वाला। वुमेन स्टिल लैग बिहाइंड डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। हो गया। आगे 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 कहाँ गए? ये तो हो गया। अब कौन सा चैप्टर बचा तुम्हारा? बोलते क्यों नहीं यार तुम लोग? आ जाओ। पॉलिटिकल पार्टी बचा है। इसको फटफट खत्म करिए, फटफट। कैसे? फटफट। फटफट। आ जाओ। अरे लाडले। आ जाओ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्या शॉर्ट आंसर? आ जाओ, पहला क्वेश्चन दिखाओ। अरे 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 छोड़िए। ये आ रहा है भाई। मेरे हिसाब से इस बार तुम्हारे एग्जाम में मल्टी पार्टी सिस्टम या तो फिर टू पार्टी सिस्टम, इन दोनों से कोई एक दिखेगा। मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत बार पूछा गया है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि नहीं आएगा। टू पार्टी सिस्टम शायद आ सकता है। वन पार्टी सिस्टम तो भाई भंगार है, उसमें तो कुछ नहीं आने वाला। बट शायद मल्टी पार्टी सिस्टम से शायद आ जाए। ठीक है, मल्टी पार्टी और टू पार्टी सिस्टम करके आना। थ्री मेन फीचर्स टू पार्टी सिस्टम के पढ़ लो। चलो, छोटा सा सवाल है यार, पढ़ लो उसको। आगे 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 ये एनालिसिस द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की? भाई पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी तभी तो इलेक्शंस होंगे, तभी तो लॉ बनेंगे। बहुत पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाती है, तभी तो वो आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, अपोजिशन बनेगी, फिर तो जाके आगे कानून बनाएगी। उसके बाद अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो कंट्री को चलाएगा कौन? गवर्नमेंट के अलावा। समझ के चलो आगे बढ़ो। आगे 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 काफी मैंने बहुत फिल्टर किया है भाई, मैंने बहुत फिल्टर किया है। ठीक है। ये देखो, ये मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है, जस्ट इन केस कि ये शायद मल्टी पार्टी सिस्टम का क्वेश्चन आएगा। ऐसे डाल दिया कि भाई बताओ मल्टी पार्टी सिस्टम होता क्या है और क्यों इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम का इस्तेमाल किया। मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं भाई, झगड़ती हैं, मारा मारी जो वो होता है भाई, और इलेक्शन होके एक पार्टी सामने आके जीत जाती है। अच्छा। ठीक है। ये होती है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इंडिया ने क्यों अडॉप्ट करा? बिकॉज इंडिया ने इस वजह से अडॉप्ट करा बिकॉज इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो काफी बड़ी है। तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है ना? कल्चर में, रिलीजन में या अपने लैंग्वेज में। ठीक है, और सभी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक कल्चर को रिप्रेजेंट करती हुई कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो अपने कल्चर को या अपने रिलीजन को या अपने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और उनके बिहाफ पे उनकी आवाज बन के, उनका चेहरा बन के आगे आती है। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो छूट गया क्या? अच्छा, नहीं छूटा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। आइए दोस्तों, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, पहला ही क्वेश्चन बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है बताओ। और बताओ कि क्या जरूरत थी हमें पॉलिटिकल पार्टीज की। व्हाट आर द नीड्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। समझ में ध्यान से। ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ये उनकी नीड्स है। पढ़ लो। आ जाओ। अच्छा, मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ लो क्योंकि भाई ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर तुम नोट देखोगे ना, पहले पेज पे मिल जाएगी तुम्हें। इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ लो। जो थोड़ा है भाई कि समझा सकते हैं तो समझाएंगे। ठीक, आ जाओ। पॉलिटिकल पार्टीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी के अंदर। कैसे? अरे हमने अभी जस्ट 3 मिनट वाले सवाल में देख कर आए हैं कि वो इलेक्शंस करती हैं। क्या करती हैं? पहले तो कंटेस्ट इलेक्शंस। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी ही नहीं तो इलेक्शंस कैसे होंगे? तो वो इलेक्शंस करवाते हैं, पॉलिसीज या लॉ बनाते हैं। ठीक है, पहले तो पॉलिसी बनाएंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी की, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अलग अलग पॉलिसी होगी। अब अगर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना दी तो भाई आगे जाके वो लोग कानून भी तो बनाएंगे, लॉ बनाएंगे। ठीक है, जीत गए तो अपनी गवर्नमेंट भी बनाएंगे, और नहीं जीते तो भाई अपने अपोजिशन भी बना देंगे। यही होता है कुछ इंपॉर्टेंट। बिकॉज इस वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी के अंदर। आ जाओ। मैंने एक और क्वेश्चन डाल दिया भाई। बताओ 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 बताओ, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, उसके मेरिट्स एंड उसके डीमेरिट्स बताओ। मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती हैं। क्या मेरिट्स हैं? सबसे पहले तो डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन। इससे होता क्या है भाई, हर एक रिलीजन को, हर एक कल्चर को, हर एक लैंग्वेज को प्रमोट करने वाली उनका चेहरा बन के एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है। मतलब डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है। वोटर्स के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होते हैं, हमारे लिए भी अच्छा है भाई, हमको इतने सारी पार्टी दिखेंगी, हम किसी को भी वोट कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा ना पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। लेकिन डीमेरिट्स क्या है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाती है। मतलब इससे हो क्या सकता है कि भाई इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी ना, सभी लोग आपस में कोalition बना लेंगे, अपनी कोalition गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो ऑप्शंस कम हो जाएंगे, राइट?
फिर अगर जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी, उतना कॉम्प्लेक्स बनेगा डिसीजन मेकिंग। सबसे पूछना पड़ेगा ना इसलिए। स्लो डिसीजन मेकिंग। बिकॉज़ अगर एक किसी की कोalition गवर्नमेंट बनेगी, मान लो कि जिसकी भी सरकार बनी, उनकी सरकार एक कोalition गवर्नमेंट बनी है, एक गठबंधन से बनी है। तो एक गठबंधन जब बनता है ना, तब हर एक पॉलिटिकल पार्टी से हमको उनकी राय पूछने पड़ते हैं कि भाई हमको ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। उनकी डिसीजंस होती हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, देन हम लोग एक डिसीजन पास करते हैं। समझा क्या? चलो आगे, 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 आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज कुछ चैलेंजेस फेस करती है इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिक हमसे बस इतना पूछ रहा है कि भाई यार चैलेंजेस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, बताओ। पहला चैलेंज, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज भाई, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। हमारे अंदर ही खोट है, घर वाले ही चोर हैं भाई। तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स उनकी चलती हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। डायनास्टिक सक्सेशन का मतलब होता है कि भाई जितनी पार्टी जो काम कर रही हैं, वो किसी को पब्लिकली मालूम नहीं है भाई, कि हमें ये पता नहीं है कि इस पार्टी का जो टॉप लीडर है, वो हमेशा टॉप पे ही रहेगा, उसका बेटा भी हमेशा टॉप पे ही रहेगा, उसका खानदान पूरा टॉप पे ही रहेगा, और जो नीचे हैं कार्यकर्ता, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं, वो वही रहेंगे। वो कभी ऊपर नहीं उठ सकते एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। बेसिकली नेपोटिज्म। लास्ट नेक्स्ट इज यूज ऑफ मसल एंड मनी, मनी एंड मसल पावर। अब इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। मीनिंगफुल चॉइसेस टू दी वोटर्स। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने एक और क्वेश्चन डाल दिया, किसका? टू पार्टी सिस्टम का। मेरे को लगता है यार इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें नहीं लगता तो मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे लगता है यार, ठीक है ना, मैं एग्जाम में देने वाला, तुम देने वाले हो, जो बोल रहा हूँ सब ध्यान से सुन लो। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ किसके? टू पार्टी सिस्टम के। क्या होता है यहाँ पे, दो पार्टी लड़की है, टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं उनको। क्या एडवांटेजेस है? गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी मिलती है, क्यों? क्योंकि भाई सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज लड़ने वाली है, दोनों लड़ेंगे आपस में, जो जीता भाई जीत गए। ठीक है। सिंपलर चॉइसेस टू वोटर्स। अब इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई वोटर्स के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है भाई। दो ही पॉलिटिकल पार्टीज होगी, दोनों में से कोई एक को चूज करना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को चूज कर लेंगे। दो ही पॉलिटिकल पार्टीज है। लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन भी है, एक दूसरा नजरिया भी है। आप ये भी बोल सकते हो कि भाई हमारे पास तो ऑप्शन ही कम है, अब दो ही पॉलिटिकल पार्टीज के ऑप्शन है, और ये दोनों से कुछ काम नहीं हो रहे। अब कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। इन दोनों में से किसी एक को वोट करना पड़ेगा। इन दोनों में से जो ज्यादा बुरा है उसको वोट नहीं करेंगे। ये भी एक खराब बात हो सकती है। तो दोनों इसके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। समझ लिए, समझ गए ना? चलो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिल सकता है, बिकॉज एक पार्टी जीतेगी और एक हारेगी, तो ये तो इसको मारेगी ना। चलो आगे। डिसएडवांटेजेस, मैंने जैसे कहा कि लिमिटेड चॉइसेस होती हैं वोटर्स के पास, दूसरा नजरिया हमारा। ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ स्मॉलर पार्टीज। अब कोई स्मॉल छोटी पार्टी होगी भाई, उसको तो देखेंगे भी नहीं, ये दो ही पार्टी ना जो बढ़िया काम कर रही है। चलो। एनकरेजेस पोलरिज्म। हटाओ इसको, चलो आगे बढ़ो। आ जाओ आगे 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 आगे। हो गया क्या? अरे हो गया क्या? नहीं, एक क्वेश्चन है, आ जाएगा। हाँ है ना, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। कैन यू इमेजिन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री भारत की बात कर रहे हैं, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के? जस्टिफाई योर आंसर्स गिविंग रेलेवेंट पॉइंट्स। बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के आपने कभी कोई डेमोक्रेसी देखी है? डिस्कस, जस्टिफाई द आंसर विद द फॉलोइंग रेलेवेंट पॉइंट्स। कौन सा आंसर इसके अंदर आएगा? अरे हम पढ़ के आ चुके हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं। भाई इनडायरेक्टली तुमसे यही पूछ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या है डेमोक्रेसी के अंदर, वो बताओ। मैं लिख के रखा था तुम्हारे लिए, लिख के रखा है तुम्हारे लिए मैंने, भाई पॉलिटिकल पार्टी का रोल बताओ क्या है डेमोक्रेसी के अंदर, बस यही पूछ रहा है। सिंपल, जो हमने पढ़ के आना पर वही हमको बस यहाँ पे लिखना है। आजा, हो गया हो गया हो गया। चलो चलो, बस 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 हो गया। चलो घर चलो, घर चलो। नहीं यार, एक चैप्टर बचा है। अरे एक और बचा है यार। हाँ तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इसको तो फटफट खत्म कर लेंगे, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अरे यार सर, ये तो आप हर चैप्टर के लिए बोल रहे हो। अब बेटा हर चैप्टर का कुछ वेटेज दिया है सीबीएसई है, तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ही ना। आ जाओ अभी, फॉर योर किंग द इंफॉर्मेशन, 100 आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ठीक है, आ जाओ। पहला सवाल, पहला सवाल, पहला सवाल, पहला सवाल आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। वो आ गया, वो आ गया। डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल डाइवर्सिटी वाला जो पॉइंट है ना, सोशल डाइवर्सिटी, 110% इसके अंदर से एक क्वेश्चन शायद दिख रहा है। 110% इस वाले टॉपिक से
शायद कोई क्वेश्चन भी घुमा लेते तुम लोग। ठीक है जी, सोशल डाइवर्सिटी के ऊपर। अच्छा है, चलो क्वेश्चन आंसर एक बार तुम पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो आउटकम बताओ डेमोक्रेसी के कौन से। अब तुम्हें याद होगा हमने जो नोट्स पढ़े थे ना कल, उसके अंदर पहले ही पेज पे हमने कुछ 4 या 5 पॉइंट दिए थे, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी पहले दिए हुए हैं। अरे बस वही पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और मुझे लगता है ना कि ये जो दिखाया है मैंने यहाँ पे, जो आउटकम है, आएंगे। नोट्स खोलना, पहले ही पेज पे दिखेंगे 5 पॉइंट्स, अच्छे से उसको रट लेना। ठीक है, आ जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का रिलेशनशिप क्या है, एक्सप्लेन कीजिए, क्या रिलेशनशिप है। सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, वो काफी सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमारी कंट्री की साइज क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कितने लोग रहते हैं भाई तुम्हारी कंट्री के अंदर, तुम्हारी कंट्री की ग्लोबल सिचुएशन क्या है, ग्लोबल इमेज क्या है। ठीक है, और तुम्हारी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ तुम्हारे कंट्री के कैसे व्यवहार है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री इन डेमोक्रेसी इज नो गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी तुम्हें इकोनॉमिक बूस्ट की गारंटी नहीं दे सकती। डेमोक्रेसी तुम्हारे कंट्री के लिए अच्छी है, तुम्हारी कंट्री की यूनिटी के लिए अच्छी है, बट इससे तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारी कंट्री अमीर हो जाएगी या इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से दैट। आगे 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 आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी असेस डेमोक्रेसी इन एनहांसमेंट ऑफ द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। आराम से पढ़ेंगे, मुझे अगर पढ़ लेना। अगर डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय एंश्योरिंग फॉलोइंग थिंग्स, क्या इंश्योर करिए। पहली चीज तो इक्वल स्टेटस सबको मिले, बिना किसी किसी डिस्क्रिमिनेशन के, किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, कम्युनल राइट्स, ये सब दंगे फसाद नहीं होने चाहिए भाई, सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल राइट्स सबको मिलने चाहिए, समझा गया। सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स सभी के ऊपर लागू होंगे, सिर्फ फिर लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का काम करती है डेमोक्रेसी। भाई झगड़े फसाद होंगे, लड़ाई झगड़े तुम्हारा भाई सुलझाएगा कौन, डेमोक्रेसी भाई। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, ये रहा। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किसी भी सीबीएसई की बुक में, या सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में, या सीबीएसई ने प्रीवियस क्वेश्चन में, या सैम्पल पेपर क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन में तुमको दिख रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है भाई मैंने बनाया है, खुद से क्वेश्चन बनाया होगा। एक बार पढ़ना भाई, मजा आ जाएगा, इतना जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है। मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया है, बट जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा। फिर ये क्वेश्चन मार्क क्यों करवाया है? अगर आपने ही बनाया तो क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? नहीं, चांसेस आर वेरी लो कि क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पे बनाया, वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं उनको क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट उनको आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, आंसर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेसिकली तुमसे डेमोक्रेसी के बारे में पूछता है कि भाई जो गवर्नमेंट हमारी अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट है, रिस्पॉन्सिव है, उसके बारे में बताओ। तो ये तीनों चीजों के बारे में पूछता है। और माइंड यू ऑल गाइस, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में से अकाउंटेबल गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये तीनों चीजों पे क्वेश्चन बन रहा है, और वो भी कितने मार्क का मालूम है? 5 मार्क का। 5 मार्क का क्वेश्चन इस साल बन रहा है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ तुमको। कितनी गारंटी है? बहुत गारंटी है भाई, बन ही रहा है। ठीक है, बनेगा, 100% बनेगा। इसलिए मैं तुम लोग को ये वाला आंसर एक बार दिखाना चाहता था, और इसलिए मैंने मार्क किया, ताकि तुम एक बार आके इस आंसर को देखो, और इस बार एक बार इस आंसर को देखना भी, और साथ ही साथ नोट से जाकर के एक बार पूरा पॉइंट पढ़ लेना, जो अकाउंटेबल, लेजिटिमेट और रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का जितना भी मैंने लिखा है ना, सब कुछ पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, और रट्टा मारेगा उस पर, ठीक है। अगर समझे तो वेरी नाइस है, नहीं समझे तो रट्टा मारो, ऐसा कह रहा हूँ भाई, सभी चीजों को रट्टा मारने नहीं बोल रहा हूँ। ऑल्सो एक और चीज, अभी तो भाई ये हमारा सेशन हो जाएगा, 6 तारीख की है ना शायद। हाँ, 6 तारीख को ही, नहीं आज तो 5 तारीख है, कल 6 तारीख है। तो कल 6 तारीख को तुम्हें दोपहर दोपहर को मैं एक प्ले वीडियो दूंगा, जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहां पर तुमको सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत ले। चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टे टच विथ माय चैनल प्लीज गाइस, एंड सपोर्ट मी, थैंक यू। आइए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन आगे ये बोलता है भाई कि डेमोक्रेसी जो है ना, एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बताओ।
बेसिक पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी कैसे बेटर है? डेमोक्रेसी क्यों बेटर है? बिकॉज़ डेमोक्रेसी जो है ना इक्वालिटी पे भरोसा रखती है। हर सिटीज़न्स इक्वल है, इक्वल राइट्स, इक्वल लॉ सबके ऊपर लगेंगे, ठीक है? और हर एक इंसान के पास इक्वल राइट्स होंगे, वही चीज़ है। एक इंडिविजुअल की डिग्निटी एनहांस करता है कि भाई हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, उसको फ्रीडम मिलती है कि वो कुछ भी बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है? कि वो अपने हक में कुछ भी बोल सकता है। डेमोक्रेसी इक्वल ट्रीटमेंट देता है किसको? वुमेन्स को, उनकी रिस्पेक्ट करता है और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट को भी इक्वल रिस्पेक्ट देता है, ठीक है? डेमोक्रेसी इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को। हम ओपन डिबेट कर सकते हैं, अगर हमें किसी चीज़ को कोई चीज़ अगर हमको सही नहीं लगती तो हम उसके ऊपर चर्चा-विर्चा कर सकते हैं। वो कह रहा है भाई साहब। डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। कोई लड़ाई-झगड़े, कोई दंगे-फसाद कुछ नहीं होगा भाई, क्या लड़ा लो। ठीक है? डेमोक्रेसी सोशल टेंशन्स जिसमें कहा कम्युनल वायलेंस उन सबको कम कर सकता है। डेमोक्रेसी जो है एक हमको लेजिटिमेट गवर्नमेंट देता है, एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी देता है। ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों को सपोर्ट करे, उनकी बातों को सुने, उनको सपोर्ट करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िएगा, बोल रहा है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजंस। भाई एक ही चीज़ है उसको बार-बार घुमा-घुमा के बोल रहा है यार। चलो। Democracy stands superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of any individual. अरे ये देखा ना आपने क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन टू अरे वही है यार देखो ये सीबीएसई यही करती है भाई घुमा फिरा के क्वेश्चन डालेगी आंसर वही होगा वही चीजें बोल रहा है ये घुमा फिरा के बाद डेमोक्रेसी में एक ही बात हम लोग को बोलनी है कि डेमोक्रेसी सबको इज्जत देता है रिस्पेक्ट देता है कल्चर बनाता है डिस्क्रिमिनेशन कम करता है वुमेन्स के साथ वुमेन्स को रिस्पेक्ट देता है उनको इक्वल ट्रीटमेंट देता है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है ठीक है सबके साथ इक्वालिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है एक अच्छी लेजिटिमेट रिस्पॉन्सिव अकाउंटेबल गवर्नमेंट देता है बस वही फार्म धमाका चीजें हैं ऐसी यही चीजें बताएगा अगर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में कुछ समझ में ना आया ना ये यही टूट क्या जाना मार्क्स मिल जाएंगे कुछ तो मिल जाएगा बता रहा हूँ आ जाओ नेक्स्ट कुछ सुनेगा कुछ आ जाओ नेक्स्ट 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 क्वेश्चन क्या है हो गएगा अरे हो गया क्या बात है ठीक है डन है एंड हो गया तुमको लास्ट में मैंने कुछ कुछ टिप्स भी दे दी कोई दिक्कत की बात नहीं है हमने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में किया बिकॉज हम सब जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है फास्ट फॉरवर्ड करने का ताकि हम जल्दी से कवर कर सकें मैं तुमको मेजरली सारे टॉपिक्स सारे जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दिए हैं एक बार कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे उसके आंसर्स लिखने हैं ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आज तो 5 तारीख है कल सुबह 6 तारीख को या कल दोपहर को तुम्हें मैं बढ़िया से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो दूंगा जिसके अंदर हम सभी के सभी पूरा एसएसटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे उनकी मैं चर्चा करूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है इसको करके अच्छे से जाना एक बार देख के जरूर जाना ठीक है तो वो वीडियो हम लोग को कल दोपहर को मिल जाएगी साथ ही साथ हम लोग कल शाम में जो है इकोनॉमिक्स और सिविक्स जो हमने अभी रिवाइज किया है मैराथन से और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं अब हम लोग जो है शाम में उसका सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सिविक्स और इकोनॉमिक्स खलास सुपर फास्ट रिवीजन ठीक है चलिए मिलते हैं टाटा टाटा टेक केयर